नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अभी महाकुंभ चल रहा है और कुंभ के मेले पर बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि इतनी सारी भीड़, 3.5 करोड़ की भीड़ जमी है। पूरी दुनिया में मात्र 45 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3.5 करोड़ से ऊपर है और यहाँ संगम पे ही अकेले 3.5 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए। तो ये सवाल बन रहा है कि ये महाकुंभ जो चल रहा है इसका इतिहास कितना पुराना है, कब का है, कब से ये शुरू हुआ है। तो इस पर मेरी अर्चक संघ से बात हुई है और आप इसको अंतिम तक देखिए ताकि आपको भी सच्चाई पता चल सके और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस सच से रूबरू हो सके। ये भी महाकुंभ का दौर चल रहा है, मेला लगा हुआ है, काफी लोग शाही स्नान कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार ये महाकुंभ जो मेला है वो बौद्ध स्थल था या उसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। इस विषय पे काफी बहस हो रही है। तो मैं आज के स्ट्रीम में चाहूंगा कि सर आप विस्तार पूर्वक इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि आखिर सही क्या है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे को हाईलाइटेड करने के लिए और इस मुद्दे पर विचारों को रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखाना चाहूँगा। ये लीगल डिस्क्लेमर है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं जो भी बातें यहाँ पे होगी उसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो अब जो आपका सवाल था बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि ये जो घमासान छिड़ा हुआ है कुंभ मेले को लेकर, तो हमें तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल एविडेंस देखने होंगे कि क्या इसका हिंदुओं से कोई कनेक्शन है भी कि नहीं है। अगर नहीं कनेक्शन है तो वहाँ पे इतने क्यों जुड़ रहे हैं, कब से जुड़ रहे हैं, ये सारा हमें एक कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी पर्व त्योहार से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच जाते हैं कब्जा करने के लिए। जैसे कहीं पे पेड़ टूटा है, अब पेड़ का मालिक कौन है पता नहीं है, लेकिन लोग जो हैं लकड़ी लेने के लिए पहुँच जाते हैं, भाई टूटा हुआ चलो लकड़ी काट के लाते हैं। तो ये जो कुंभ का है हमें इसका हिस्टोरिकल फैक्ट समझना होगा। आज इतनी भीड़ जम रही है तो क्या पुराना कोई हमें पुरातत्व का सबूत मिला है वहाँ से रिलेटेड? तो एक घटना मिलती है जो संगम है, संगम के किनारे ही एक वहाँ पे किला बना हुआ है, अकबर का किला। तो जब वहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे अंग्रेज के समय में, अलेक्जेंडर कर्निघम महोदय ने सोचा कि हमको इसका ना इतिहास पता लगाना चाहिए, कब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और क्यों इतना भीड़ भाड़ हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ का जो पंडा था वो बड़ा एक कहानी सुनाता था सब लोगों से कि देखो इस जगह का नाम प्रयाग है। सब लोग तो उस समय इलाहाबाद के नाम से जानते थे, इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वो सुनाता था कि नहीं इस जगह का नाम प्रयाग है। लोग पूछते, वो फिर बताता कहानी कि देखो जब अकबर इस किले को बना रहे थे तो ये बार बार गिर जाता था। गिरने के कारण क्या हुआ कि इसका ना ये बिल्डिंग बन ही नहीं पा रही थी। तब हमारे एक पुरखे ब्राह्मण ने यहाँ पे कहा कि मैं अपनी बलि दूंगा और इसकी एक ही की और फिर आपका किला बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम है प्रयाग और आपको इस जगह का नाम रखना होगा प्रयाग। तो ये कथा के बारे में जब इन्होंने सुना तो उनको, कर्निघम महोदय को एक बात तो पता चल गई कि इस जगह का नाम इलाहाबाद या इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद अकबर के समय से हुआ और शाहजहां जो है उसने नाम रखवा दिया था इलाहाबाद। तो समझ गए कि ये तो खैर मुस्लिम का दिया हुआ नाम है, इसका ओरिजिनल नाम प्रयाग है, लेकिन अकबर के समय एक ब्राह्मण के नाम से ये प्रयाग है। लेकिन उन्होंने क्या किया, कर्निघम महोदय ने इतिहास खंगालना शुरू किया। जब इतिहास खंगालने लगे तो उनको पता है क्या मिलता है, उनको मिलता है कि 7वीं सदी में 629 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी भी उस जगह पे गया हुआ था। अब बड़ी डिटेल्स में उसके बारे में बात लिखा था। तो वो देखते हैं कि उसने तो ऑलरेडी उस जगह का नाम प्रयाग बता रखा था। तो कर्निघम महोदय का दिमाग झनक गया। उन्होंने कहा कि यार ये फिर पंडा हम लोगों से झूठी बात क्यों बोल रहा है, सब लोगों से इतनी मेहनत क्यों कर रहा है झूठ को परोसने में। अब उनका दिमाग हिल गया उस जगह को लेकर। ये जो ऑथेंटिसिटी थी, ब्राह्मणिकल ऑथेंटिसिटी की, ये जो भी कुछ बात कहते हैं इतिहास के पीछे, उसके पीछे वो कुछ न कुछ छुपाते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। मैं इसका रेफरेंस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि किसी को संदेह ना रहे कि ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है।
ये अलेक्जेंडर कर्निंघम का है। आप लोगों को खरीदना होगा तो आप ये मूल निवासी मेगामार्ट से खरीद लीजिएगा। भारत का प्राचीन भूगोल बौद्ध काल हिंदी में आ गया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रयाग के बारे में उन्होंने लिखा, तो यहीं पे वो बोलते हैं, ये आप देख लीजिए कि जनसाधारण की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रयाग नाम का एक ब्राह्मण से लिया गया था जो अकबर के शासनकाल में वहां रहता था। अरे पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई वही चीज है। जी, जी। क्या कहते हैं आगे कि इस निरर्थक कथा से, जिसे अक्षय वट को देखने के लिए आए तीर्थयात्रियों को बड़े परिश्रम से बताया जाता था, कम से कम एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है कि इन स्थानीय प्रथाओं में अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो कहानी सुनाता था उसे पता चलता था कि इनके पर न बिलीव ही नहीं करना चाहिए, इनकी प्रथाओं पे। 7वीं शताब्दी में वेनसोंग ने प्रयाग के नाम का उल्लेख किया हुआ है। संभवतः यह नाम सम्राट अशोक के शासनकाल जितना पुराना है और जिसने लगभग 235 ईसा पूर्व में शिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आप देख लीजिए कि 235 ईसा पूर्व में आज से लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक वहां शिला स्तंभ बनवाए हैं, पिलर बनवाए हुए हैं, स्तूप बनवाए हैं, उसका एविडेंस है। और इसने 16वीं सदी में एक जो दुर्ग का निर्माण भी नहीं हुआ था उसके आधार पर इसने कहानी बता दी कि इसका प्रयाग है। यानी वहां पे दो चीजें ब्राह्मण कर रहा था। पहली चीज क्या कि वो जान तो गया था कि इस जगह का नाम प्रयाग है, लेकिन पब्लिक को झूठा कनेक्शन बता रहा था कि हम ब्राह्मणों के कारण इस जगह का नाम प्रयाग है। वो ये नहीं बताना चाह रहा था कि इसका कनेक्शन बुद्धिज्म से है और हम तो इस पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये बुद्धिज्म का था दरअसल, और इन लोगों ने झूठी कहानी फैला के और वो किया। अभी नामकरण उसका चेंज किया गया, इलाहाबाद से अभी प्रयागराज किया गया है। तो जब ये चीज की गई है तो इस पर हमें ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि प्रयाग नाम इनके हिंदवीकरण के कारण नहीं, वो नाम वेनसोंग ने बताया है बुद्धिज्म के कारण, उस कारण से है। अब एक बात और सवाल लोगों के मन में जहन में उठ सकता है कि फिर वेनसोंग ने एग्जैक्टली लिखा क्या था, ये भी सवाल जी। आ सकता है। तो वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं ताकि सब लोगों को पहले ये क्लियर हो जाए, उसका इतिहास क्लियर हो जाए। ये वेनसोंग है और वेनसोंग प्रयाग के बारे में एग्जैक्टली देखें, प्रयाग के बारे में क्या लिखते हैं वो एक नज़र आप देख लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर। ये देखिए, ये वो बताते हैं कि राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। देखिए संगम की बात कर रहे हैं, दोनों नदी है, यमुना जमुना, उसका संगम है गंगा, जमुना और गंगा, और उसका संगम है। वह संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। और अभी भी कोई भी जाएगा तो बालू ही बालू। अब वहां पे ये लोग क्या किए हैं कि एक हनुमान मंदिर बना दिए हैं लेटे हुए, और बोलते हैं कि यहाँ पे लेटे हुए हनुमान मंदिर हैं। जबकि ये देख लीजिए आप पूरा 7वीं सदी में क्या परिदृश्य था, आंखों देखा हाल आप देखिए। प्राचीन समय के राजा, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन यानी 7वीं सदी से भी पहले के जो राजा थे वो लोग, तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष, जो लोग धनी वगैरह लोग थे, वो लोग भी जब उनको दान करने की उत्कंठा होती थी सदा इस स्थान पर आते हैं। यानी कि ये जो कुंभ नाम दिया जा रहा है, इसका नाम कुंभ नहीं था, उसका नाम था महादान भूमि। लोग दान करने वहां जाते थे और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। वहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से दान लेने वाला आ रहा है और ट्रेन से, बस पे, पैदल धक्के खाते हुए लोग जा रहे हैं दान देने के लिए। जबकि उस समय ठीक उल्टा था। क्या था उस समय? बड़े बड़े राजा आते थे, अब बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष आते थे अपनी पूरी संपत्ति दान करने के लिए। किसको दान करते थे? तो ये सुनिए ध्यान से, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। यह सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने, अब जो वेनसोंग थे उनके समय में जो शिलादित्य राजा था, यहाँ शिलादित्य जो है हर्षवर्धन नाम है। इसी किताब में उन्होंने हर्षवर्धन बताया गया है कि हर्षवर्धन जो शिलादित्य बेसिकली एक उपाधि थी, जो शिलों का पालन करता था उसको कहा जाता था कि शिलादित्य है। तो शिलादित्य बुद्धिस्ट किंग को कहा जाता था। तो उस समय के हर्षवर्धन शिलादित्य थे। वो राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान, भूतपूर्व पुरुषों यानी उनके जो पुरखे थे, जो राजा थे, उन लोगों के समान, क्योंकि वो लोग भी आते थे दान करने, तो उन लोगों के समान
इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में ही दान कर दिया। आजकल हम लोगों को क्या कहानी बताई जा रही है? आजकल कहानी बताई जा रही है कि भई देखो ये 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, अब 12 साल में कुंभ होता है। एग्ज़ैक्ट कहानी क्या है कि 5 साल की पूरी संपत्ति वहाँ पे आके वो दान कर दिया। उन्होंने अपनी आँखों से देखा। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है। ध्यान दीजिए इस बात को दोस्तों। क्या राजा करता है सबसे पहले दान करने से पहले? तो तथागत बुद्ध की पहला दिन कई दिन तक चलता था, तो पहला दिन भगवान तथागत बुद्ध, यहाँ भगवान का मतलब आपके ईश्वर अल्लाह गॉड वाले भगवान नहीं है। भगवान मतलब भगवा, जो भग राग द्वेष मोह इस सबसे दूर हो, उसको भगवान कहा जाता था। तो तथागत बुद्ध की मूर्ति बहुत उत्तम रीति से वहां पे सजाता था, रखता था और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है तथागत को। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं, अब जो जितने भी वहां के भिक्षु लोग पहुंचते थे, आज देखिए सब चून मांगने पहुंच गया है, कौन कौन पहुंच गया है। उस समय किसको ये लोग बड़े धनाढ्य लोग आते थे? तो भिक्षु को दान करने के लिए। क्यों? क्योंकि भिक्षु लोग यूनिवर्सिटी चलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, बदले में किसी से पैसा नहीं लेते थे। तो यूनिवर्सिटी के रख रखाव के लिए, उसको साफ सुथरा करने के लिए, वहाँ पे जो उसके शिल्पकला है, बिल्डिंग बनाने के लिए तरह तरह के खर्चे आते थे, बाहर से बच्चे आते थे, उनके सुबह शाम खाने के लिए जो पैसे लगते थे, उस सब का खर्चा कहाँ से आएगा? तो ये लोग उसको डोनेट करते थे भिक्षुओं को कि ये पैसे का आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कीजिएगा, और वहीं पे आके ये डोनेशन होता था। अब देखिए यहाँ पे तब स्थानीय भिक्षु होते हैं, उनको फिर बुद्धिमान, अब जो भिक्षु लोग होते थे उनको तो दिया ही दिया जाता था, और जो बुद्धिमान और विद्वान पुरुष को दान से सम्मानित करता था। मतलब वैसे लोग जो पूरे उस चीज में सम्मिलित होते थे, उन सबको सम्मानित किया जाता था। इसके उपरांत स्थानीय एवं अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती थी। अब यहाँ अन्य धर्मावलंबी का मतलब आपका कोई वैदिक ब्राह्मण की चर्चा नहीं है दोस्तों, या कोई हिंदू की चर्चा नहीं है। यहाँ अन्य धर्मावलंबी में बुद्धिज्म के बहुत सारे सेक्ट थे, उसके बहुत सारे ऑफशूट थे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये निर्ग्रंथी हो गए, ये तीर्थक हो गए, सब आ जाते थे। 96 तरह के पाषंडी लोग जो ऑफशूट थे वो सब भी आ जाते थे। उनकी बात चल रही है, उनकी बारी आती है, और सबके अंत में और उसके बाद से विधवा को, दुखी को, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख लिए, उसने कभी जिक्र नहीं किया कि किसी हिंदू की ये प्रथा थी। उसने क्या बताया? ये प्रथा थी तथागत बुद्ध की मूर्ति रख के। अब कोई वैदिक हिंदू की बात आती तो वहां पे राम कृष्ण की मूर्ति रखी जाती, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति रखी जाती, वहां पे किसी शिव की रखी जाती। लेकिन क्या ऐसा कहीं आप लोगों को दिख रहा है? पूरी चर्चा आई है 629 ईस्वी में एक नालंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ जो स्कॉलर है, वो तो झूठ नहीं लिखेगा, 15 साल पढ़ाई करने वाला लड़का। तो ये इतिहास है, और आज की डेट में इन्होंने कब्जा कर लिया है, बुद्ध का नाम तक नहीं है वहां पे। और वो पैसे धनी लोग देते थे गरीबों को। देखिए यहाँ पे किसको दिया जा रहा है? दुखी को, अनाथ को, रोगियों को, दरिद्र और महंत लोगों को। अभी किसको दिया जा रहा है? सब वेशभूषा बना के पहुंच जा रहे हैं, ला भाई दान ला, दान ला। एक तो अभी घटना आई, 13 साल की बच्ची को दान कर दिया। ये चीजें चल रही हैं अभी। तो ये हकीकत है दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी जी। आज सोशल मीडिया नहीं होती तो आज उस बच्ची को बचाया नहीं जा सकता था। ये हल्ला हंगामा खड़ा किया गया, तब जाके देखे 6 दिन लगा उन लोगों को इस पर एक्शन लेने में। यानी 6 दिन तक तू बच्ची के साथ क्या हो रहा था भाई? 6 दिन कहाँ पे रह रही थी माता पिता से दूर? इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।